Good morning, students. How are you? I think you are very fine at your place. I am Praveen Yadav from Rath International School. Today I am going to teach you chapter of History 11th class. Our chapter name is Changing Cultural Tradition. Okay, beta. I have already completed this chapter. Today we are going to take revise. Today we are going to revise this chapter. Okay. So we are going to discuss what is the meaning of the changing cultural tradition, from where it was originate. बेटा वी आर टॉकिंग फ्रॉम 14 to the 18th century. अपन इस चैप्टर में इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू टेक टॉपिक्स या रिनेंसेस बिटवीन 14 to the 17th सेंचुरी, यानी कि 14 to 17th सेंचुरी के बीच में अपन यूरोप के अंदर जो अर्बन कल्चर ओरिजिनेट हुआ था उस अर्बन कल्चर को लेकर अपन बहुत सारी जो चीजें हैं वो अपन डिस्कस करेंगे. रेनेसेंस जो वर्ड है, रेनेसा इसको बोलते हैं. ये इटली वगैरह जो सिटी जो डेवलप होती गई थी, अर्बन सेंटर्स वगैरह बन गए थे, तो उसमें ये लागू हुआ था. तो क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रिनेंसा एंड वेयर डिड दिस टर्म्स अमर्ज. तो रिनेंसा जो था ये इटली में फर्स्ट ऑफ ऑल ऑरिजिनेट हुआ था. ठीक है. अच्छा, अब इससे रिनेंसा से रिलेटेड जो वर्ड्स हैं, ये जो रिनेंसा है ये इटली में ही क्यों हुआ था ऑरिजिनेट, इसको लेकर अपन डिस्कस करते हैं. एक तो यहाँ पे फेडरलिज्म जो था, सामंत सिस्टम, उसमें क्या था, लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो था वो लिया जाता था, वो सिस्टम फेल हो गया था. मिडिल क्लास जो थी वो बन गई थी. पहले क्या था, सोसाइटी के टू ही पार्ट्स थे, रिचर सेक्शन और पुअर सेक्शन. और पुअर सेक्शन में भी फार्मर्स और लैंडलेस जो फार्मर्स जो हैं, लेबर वगैरह, वो ही काउंट होते थे. ठीक है. और जो आपके बाकी जो बच गए, जैसे टीचर्स रह गए, डॉक्टर्स भी होते थे उस टाइम में, पोइटर्स होते थे, ट्रेडर्स होते थे. तो ये वाले जो बंदे थे धीरे धीरे ये अपने आप को इन्होंने डेवलप किया और इन्होंने ही मिडिल क्लास जो कैटेगरी है इसको डेवलप किया. और साथ ही साथ में ही रिनेंसा जो था इसलिए भी डेवलप हो गया क्योंकि जो प्रिंटिंग प्रेस जो थी वो प्रिंटिंग प्रेस जो थी इन्वेंट हो गई थी. प्रिंटिंग प्रेस से क्या होता है, बहुत सारे जो आइडियाज जो होते हैं ये सर्कुलेट होने लग जाते हैं पीपल्स को. जो थिंकर्स वगैरह होते हैं वो अपनी जो थिंकिंग्स होती है, उनकी जो सोच होती है उसको वो सर्कुलेट करते हैं. ठीक है. तो अपन अब इनके पर चलते हैं. पहले अपन क्वेश्चंस ले लेते हैं, एनसीईआरटी बेस्ड जो क्वेश्चंस थे बुक में आपके, उनको स्टडी करते हैं. विच एलिमेंट्स ऑफ ग्रीक एंड रोमन कल्चर वर रिवाइव्ड इन द 14th and 15th सेंचुरी. यानी कि 15th और 14th सेंचुरी में रोम और ग्रीक का कौन सा कल्चर जो था वो देखा गया. तो इसमें क्या था, लिटरेचर ऑफ लिटरेसी एलिमेंट्स था, आर्किटेक्ट एलिमेंट्स था, और रिलीजियस एलिमेंट्स थे. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. कंपेयर डिटेल ऑफ इटालियन आर्किटेक्चर ऑफ दिस पीरियड विद इस्लामिक आर्किटेक्चर. अपन को इटालियन जो इटली के आसपास जो आर्किटेक्चर था वो कैसे बिल्डिंग बनाते थे, और उसका कंपैरिजन सा करना है इस्लामिक आर्किटेक्चर से. ब्यूटीफुल बिल्डिंग वर कंस्ट्रक्टेड अंडर द पैट्रोनेज ऑफ बोथ स्टाइल. ये जो आर्किटेक्ट जो होते हैं, जैसे मुस्लिम इस्लामिक में क्या थे, डोम्स वगैरह बनाते थे. ये ऊपर से शेप, आपने कोई भी टॉम्ब देखे होंगे उनमें आता है ये. अंडर द पैट्रोनेज ऑफ द इटालियन आर्किटेक्चर स्टाइल ब्यूटीफुल कैथेड्रल एंड मोनेस्ट्रीज वर कंस्ट्रक्टेड. अच्छा, कैथेड्रल मोनेस्ट्रीज क्या होते हैं बेटा, मैं हर चीज को एक बार डिस्कस करूंगा. मोनेस्ट्रीज वो होते थे जहां पे मॉन्क वगैरह रहते थे, और कैथेड्रल में जो सीनियर इनके जो प्रिस्ट वगैरह होते थे वो कैथेड्रल में रहते थे. बहुत बड़ा फोर्ट टाइप पैलेस होता था ये, और इसमें ये लोग कैथेड्रल में ये लग्जीरियस लाइफ जीते थे. जबकि मोनेस्ट्रीज में जो मॉन्क रहते थे, वह इट्स माय पर्सनल व्यू, मेरे मान मोनेस्ट्रीज में वो वास्तव में भगवान की पूजा करने वाले बंदे रहते थे. वो अपनी पूरी लाइफ जो है डोनेट कर दिया करते थे सोसाइटी को, उस रिलीजन को, और अपना पूरा दिन प्रेयर्स में और
मॉनेस्ट्रीज में डिफरेंट टाइप के वर्क करके कंप्लीट करते थे। नेक्स्ट चलते हैं वर्क कंस्ट्रक्टेड बाय लार्ज मैग्निफिसेंट mosque were constructed under the Islamic style of architecture. Both style took care of decoration. दोनों ही स्टाइल जो डेकोरेशन के ऊपर ध्यान देती थी। आर्क एंड पिलर वर द की फीचर ऑफ बोथ स्टाइल। नेक्स्ट है व्हाई डिड इटालियन टाउन द फर्स्ट टू एक्सपीरियंस द आइडिया ऑफ ह्यूमनिज्म। इटालियन जो टाउन थे वो कैसे ह्यूमनिज्म को अट्रैक्ट करते थे या ह्यूमनिज्म के बारे में बात करते थे। ह्यूमनिज्म में लिटरेसी इसको दिया जाता था और कोई भी चीज को डिबेट डिस्कशंस के बाद ही अडॉप्ट किया जाता था। अच्छा, ये दोनों ही जो चीजें हैं ये कब आएंगी? जब पीपल्स में अवेयरनेस होगी। तो यूनिवर्सिटीज वर फर्स्ट ऑफ ऑल डेवलप हेयर टू स्प्रेड एजुकेशन। जैसे मैंने कहा था लिटरेसी जब बढ़ेगी ह्यूमनिज्म में तो पीपल जो है डिबेट डिस्कशंस वगैरह कर पाएंगे, इसके लिए यहाँ पे यूनिवर्सिटी जो है वो डेवलप कर दी गई। नंबर ऑफ द क्लासिकल बुक्स वर रिटन एंड कंपोज बाय बोथ रोमन एंड ग्रीक स्कॉलर। डिफरेंट टाइप की क्लासिकल बुक्स जो थी वो लिखी गई। पुराने जो ट्रेडिशन से रिलेटेड जो बुक्स थी उनको ट्रांसलेशन करके रोमन और ग्रीक स्कॉलर्स ने लिखा था। स्कॉलर्स मतलब जो इनको पढ़ने वाले या विद्वान जो होते हैं उनको बोला जाता है। The subject humanism was the first begun to teach in Italian schools, college and university. सबसे पहले humanism जो वर्ड था इटालियन यानी कि इटली में स्टार्ट हुआ था। इटली कहाँ है? इटली आपके फ्रांस और जर्मनी के नीचे की तरफ स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड के नीचे आपका इटली आ जाएगा, रोम एम्पायर जिसको कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं कंपेयर द आइडियाज ऑफ गुड गवर्नमेंट विद दोज इन द कॉन्टेम्पररी फ्रांस। कंपेयर करना है वेनिटाइन आइडिया ऑफ गुड गवर्नमेंट किसके साथ में? फ्रांस के साथ में। वेनिस वाज फ्री फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ द चर्च एंड फेडरल लॉर्ड। वेनिस जो सिटी जो था वो चर्च के इन्फ्लुएंस में और फेडरल लॉर्ड्स के अंडर से वो आजाद हो गया था। वेनिक बैंकर्स and rich merchant play a significant role in governing the city while there were absolute monarch in France। हालांकि देखो क्या होता है कि जो रूरल एरिया होता है वहीं पे ही किसी भी रिलीजन्स का डोमिनेंस रहता है। अर्बन एरियाज में तो ट्रेडर्स वगैरह जो मर्चेंट्स वगैरह होते हैं इनका इन्फ्लुएंस रहता है। जो वेनिस जो सिटी जो था इसमें फेडरल लॉर्ड्स और जो चर्च का डोमिनेशन था वो खत्म हो गया। अब पूरी तरीके से वहां पे जो कंट्रोल जो था बैंकर और रिच मर्चेंट्स का था और ये दोनों ही मिलके गवर्निंग वहां पर कर रहे थे। और हालांकि फ्रांस में मोनार्क सिस्टम था, द कॉमन पीपल वर डिराइव्ड ऑफ राइट। पीपल्स को कुछ राइट्स वगैरह भी मिले हुए थे। नेक्स्ट चलते हैं व्हाट वर द फीचर्स ऑफ द ह्यूमनिस्ट थॉट। ह्यूमनिस्ट थॉट के क्या क्या फीचर्स थे सुनो। ह्यूमनिस्ट थॉट लेड स्ट्रेस ऑन फ्रीडम ऑफ ह्यूमन लाइफ फ्रॉम कंट्रोल ऑफ रिलीजन। ह्यूमनिस्ट ये कहते थे कि ह्यूमन बींग पूरी तरीके से फ्री है, इसके ऊपर किसी भी प्रकार का डोमिनेंस नहीं होना चाहिए, उसको फ्री रह के काम करने के लिए उसको फ्री छोड़ देना चाहिए। नेक्स्ट स्ट्रेस ऑन फिजिकल प्लेजर और मटेरियल प्लेजर फॉर ह्यूमन। उसको खुश रखने के लिए कोशिश करनी चाहिए। प्रोक्लेमेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल। घोषणा की गई कि सभी आदमी जो है उनको आजादी से इंडिविजुअल अपना काम करने की परमिशन वगैरह दी जाए। एनकरेजिंग डिग्निटी ऑफ ह्यूमन बींग्स की डिग्निटी को इंकरेज किया गया। हर आदमी को इस काबिल बनाया जाए कि वो अपनी इज्जत करना सीखे और दूसरों से भी करवाए। आइडल लाइफ फॉर ह्यूमन बींग्स। और आइडल लाइफ का मतलब है वो मेहनत से, ऑनेस्टी से, हार्ड लेबर से और ऑनेस्टी से वो अपना वर्क करे और अपनी लाइफ को खुशी खुशी गुजारे। वो बेफालतू के जो रिलीजन्स के प्रेशर्स वगैरह हैं उसमें नहीं आए। Write a careful account of how the world appeared different to the 17th century European में। चलते हैं टाउन एंड सिटीज began to flourish on यूरोपियन लैंडस्केप। यानी कि 17th सेंचुरी में आपको केयरफुल
स्टडी करना है कि वहां पे क्या क्या चीजें सामने आने लगी, अपीयर होने लगी। तो टाउन और सिटी जो थे वो तेजी से डेवलप होने लग गए। क्यों डेवलप होने लग गए? क्योंकि इस टाइम पीरियड में जो ट्रेड था वो तेजी से फैल रहा था, और क्योंकि ये वाला जो टाइम था ज्यादा वॉर वगैरह इस टाइम में नहीं हुए थे। अर्बन कल्चर डेवलप विद द बिगनिंग ऑफ द सिटी, और जैसे जैसे जब सिटी डेवलप हो रही थी तो अर्बन जो कल्चर था वो भी डेवलप हो रहा था। टाउन बिकम द सेंटर ऑफ आर्ट एंड लर्निंग एक्टिविटी, जो टाउन थे वहां पे ही सारी एक्टिविटी होती थी, चाहे आर्ट से रिलेटेड हो या लर्निंग कोई चीज सीखनी हो तो आप शहर की तरफ अपना रुख करें। टाउन्स बिगन टू एंजॉय द स्टेटस ऑफ एटोनॉमी फ्रॉम द किंग, और जो टाउन जो थे इनके ऊपर ज्यादा कंट्रोल वगैरह राजा वगैरह का नहीं होता था। इन सिटीज एंड टाउन मैनी आर्टिस्ट स्कॉलर एंड राइटर्स वर पैट्रोनेज बाय द एरिस्टोक्रेट, इन सिटीज में डिफरेंट टाइप की जो आर्ट और आर्किटेक्चर से रिलेटेड जो पर्सन होते थे उनका पैट्रोनेज किया जाता था। और पैट्रोनेज कौन करते थे? रूलर्स और उसकी फैमिली से रिलेटेड नोबल पर्सन जो हैं वो इनको पैट्रोनेज करते थे। आगे चलते हैं। व्हाट इज द रेनेसा? रेनेसा क्या है? रेनेसा इज टेकन फ्रॉम ए फ्रेंच वर्ड विच मीन रीबर्थ, पुनर्जागरण होना, मतलब दोबारा से जागना है, जो इल प्रैक्टिसेस हैं उसको खत्म कर देना, नई नई चीजों को डिबेट डिस्कशंस के बाद ही अडॉप्ट करना। तो रेनेसा जो वर्ड था ये एक फ्रेंच वर्ड था जिसका मतलब होता है रीबर्थ। इट गिव ए न्यू डायमेंशन टू आर्ट एंड आर्किटेक्चर एंड क्रिएटेड अवेयरनेस अमॉन्ग द पीपल। पहले लोग बाग फार्मिंग एक्टिविटीज पे ध्यान देते थे और इस ड्यूरेशन में पीपल जो थे वो आर्किटेक्चर वगैरह, लिटरेसी वगैरह जो है, लिटरेचर जो है, इन पे ज्यादा ध्यान देते थे। हाउ डिड द इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस सपोर्ट द रेनेसा? रेनेसा को कैसे प्रिंटिंग प्रेस में क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स के जो स्कॉलर्स होते हैं वो अपने व्यूज को प्रिंट करवाते हैं, और वो व्यूज जो हैं वो तेजी से सर्कुलेट हो सकते हैं, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस जो है एक ही टाइप की बुक को लार्ज क्वांटिटी में बना सकती है। इनसे पहले मनुस्क्रिप्ट्स वगैरह होती थी। इट प्रोवाइड इंटेलेक्चुअल नॉलेज, it aware the people about new literature, it awaken the people politically, ये politically peoples को awake करते हैं, जागरूक करते हैं। Name any 4 Italian provinces where did the town began to emerge first, यानी कि अपन को पहले वो 4 इटालियन प्रोविजन्स बताने हैं, एरियाज बताने हैं जहां पे टाउन तेजी से डेवलप हुए थे। तो वेनिस हो गया, जिनोए हो गया, पडुआ हो गया और फ्लोरेंस, ये 4 सिटी थे। इन सबके नेम जो है आपकी बुक में आए हुए होंगे। नेम एनी 4 राइटर हु कंट्रीब्यूटेड अ लॉट इन ब्रिंगिंग रेनेसा, रेनेसा को बढ़ाने के लिए, पीपल्स में अवेयरनेस जगाने के लिए कौन से 4 राइटर थे? एक तो दांते था, पैट्रेच था, थॉमस मोरे और आर्स मस था। हु वाज पैट्रेच? पैट्रेच कौन थे? पैट्रेच एक ग्रेट पोइट थे, एक हिस्टोरियन थे इटली के। ही क्रिटिसाइज द ड्रॉबैक ऑफ द सोसाइटीज थ्रू हिज पोइट्री, ही ट्राई टू अवेक द पीपल, ही इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ द ह्यूमनिज्म इन अवर हिस्ट्री। इन्होंने ही सबसे पहले जो सोसाइटी के ड्रॉबैक्स जो होते हैं, कमियां जो होती हैं, उनको इन्होंने हाईलाइट किया। ये एक पोइट थे, हिस्टोरियंस थे, इन्होंने अपनी पोइट्री के जरिए पीपल्स को अवेयर किया, ठीक है, और इन्हीं को ही फादर ऑफ द ह्यूमनिज्म कहा जाता है। नेक्स्ट, राइट इन ए शॉर्ट नोट अबाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ द Massimiliano was the great artist of Renaissance. His creation, The Fall of the Man, The Last Judgment, are considered to be the masterpiece of art throughout the world. His painting gave deep interpretation to human life and humanity. What do you mean by the term Renaissance man? Renaissance man जो term है वो किन के लिए यूज की गई थी? The term Renaissance man means an individual who has many interests
इनोवेशन एंड स्किल। रेनेसा मैन उस आदमी को कहते हैं जो मल्टी टैलेंटेड बंदे होते थे उनको। दे आर मैनी इंडिविजुअल इन द रेनेसा पीरियड हु हैड डीप इंटरेस्ट इन आर्ट। फॉर एग्जाम्पल ए पर्सन कुड बी स्कॉलर, डिप्लोमेट, थियोलॉजिस्ट एंड आर्टिस्ट, इवन आ हिस्टोरियन। जैसे मैंने कहा मल्टी टैलेंटेड बंदा होना चाहिए, उसी को ही सिंपल लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं मल्टी टैलेंटेड person is known as the Renaissance man. Write any three features of the humanist thought. Humanist thought के 3 features बताओ। तो ये पीपल्स को डिबेट डिस्कशंस के लिए बोलते थे, किसी भी चीज को आप ऐसे मत करो। और ये रेनेसा किस वजह से हुआ? क्योंकि ट्रेड और मर्चेंट्स, ट्रेड फैला था, मर्चेंट्स बड़े थे, जिसकी वजह से अर्बनाइजेशन हुआ था। अर्बनाइजेशन की वजह से मोस्टली मिडिल क्लास जो थी वो डेवलप हुई थी, और मिडिल क्लास जो है अपने आप को पुअर पर्सन से थोड़ा सा सुपीरियर मानती थी, और वो सुपीरियरिटी को शो करने के लिए प्लस में जो रिचर सेक्शन था या जो रूलिंग सेक्शन था उसको भी वो आंख बंद करके एक्सेप्ट नहीं करते थे ये लोग। ठीक है, तो फीचर्स क्या थे? स्ट्रेस ऑन फिजिकल प्रेजर और मटेरियल प्रेजर फॉर ह्यूमन, फ्रीडम ऑफ द इंटेलेक्चुअल एंड आइडियल लाइफ फॉर ह्यूमन, ये भी अपन ने पढ़ा था। डिस्क्राइब एनी 3 सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंस ऑफ द डिस्कवरी ऑफ न्यू लैंड। 3 सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स बताने हैं नई लैंड को जब सर्च करते थे उसके लिए। प्रीस्ट बिगन टू प्रीच क्रिश्चियनिटी इन न्यू कॉलोनीज एज ए रिजल्ट ऑफ विच क्रिश्चियनिटी बिकम ग्रेटेस्ट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड। तो जब नई लैंड को डिस्कवर किया जाता था तो क्या 3 इम्पैक्ट आते थे? तो जब कोई भी नई लैंड सर्च की जाती थी तो वहां पे जो मिशनरीज वगैरह हैं ये चले जाते थे, वहाँ के पीपल से इंटरेक्ट करते थे और उनको जीसस क्राइस्ट के बारे में और चर्च के बारे में पीपल्स को बताते थे, और वो ये शो करते थे कि जो क्रिश्चियनिटी है इज द सुपीरियस्ट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड। यूरोपियन बिगन टू ट्रेड इन अमेरिका, अफ्रीका एंड एशिया आफ्टर दे डिस्कवर न्यू सी रूट्स। नई लैंड को सर्च करने के बाद में यहाँ पे जो यूरोपियन जो थे ये ट्रेडिंग करते थे। सेल्स एंड परचेज ऑफ स्लेव स्टार्टेड, और साथ के साथ में ही स्लेव का परचेज करना और सेल करना भी स्टार्ट हो गया था। विच 2 पर्सन गेव द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशंस टू द पॉपुलरिटी ऑफ फ्लोरेंस। फ्लोरेंस में कौन से 2 पर्सन थे जिन्होंने अपना ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन दिया था? तो अभी अपन ने 4 बंदों के नेम पढ़े थे, उनमें से दांते जो था, ए लेमैन हु रोट on religious themes, and Gaeto, an artist who painted life like portrait। देखो, एक तो दांते जो था ये ले पर्सन था, उन्होंने रिलीजियस थीम्स वगैरह लिखी थी, और जो गोयते जो थे ये एक बहुत सुंदर पेंटिंग वगैरह करते थे। वेरी डिफरेंट फ्रॉम द स्टिफ फिगर डन बाय अर्लियर आर्टिस्ट जो थे उनसे अलग प्रकार की पेंटिंग बनाते थे। फ्रॉम देन इट डेवलप एज द मोस्ट exciting intellectual city in Italy and as a center of artistic creativity. Why did humanists name the beginning of the 15th century as the new age or modern age? जब humanist जो था इसको जो नेम जो था शुरू में 15th century में न्यू एज और मॉडर्न एज क्यों कहा गया था? क्योंकि टू डिफ्रेंशिएट इट फ्रॉम मिडाइवल एज और मिडल एज से अलग करने के लिए इनको किया गया था। जैसे इस चैप्टर का नाम ही है चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशन, यानी कि पीपल्स में चेंजेस लेकर आना। और एंशियंट पीरियड में और मिडाइवल पीरियड में जो पीपल में ज़्यादा चेंजेस नहीं आए थे, ज़्यादा चेंजेस मॉडर्न पीरियड के अंदर आए थे। आगे चलते हैं। राइट ए कंपैरेटिवली डिटेल ऑफ इटालियन आर्किटेक्चर ऑफ दिस पीरियड विद इस्लामिक आर्किटेक्चर इन ब्रीफ। दोनों के बारे में पढ़ना है, तो दोनों को ही पैट्रोनेज किया गया था अपनी अपनी स्टाइल के लिए। मैग्निफिशिएंट बिल्डिंग वर कंस्ट्रक्टेड इन बोथ द इटालियन एंड इस्लामिक आर्किटेक्चर। मैग्निफिशिएंट कैथेड्रल एंड मोनेस्ट्रीज वर कंस्ट्रक्टेड। इस ड्यूरेशन में डिफरेंट टाइप के कैथेड्रल और मोनेस्ट्रीज को कंस्ट्रक्ट किया गया था। अभी अपन ने डिस्कस किया था मोनेस्ट्रीज क्या होती हैं और कैथेड्रल क्या होते हैं। आगे चलते हैं।
आगे चलते हैं तो कैथेड्रल और मॉनेस्ट्रीज के बारे में अपन ने बता ही दिया। इटालियन आर्किटेक्चर बनते थे, इसी तरह ही यहाँ पे लार्ज मॉस्क वगैरह बनती थी। दोनों ही डेकोरेशंस पर प्रॉपर ध्यान देते थे, आर्क और पिलर्स पे भी ध्यान दिया जाता था। नेक्स्ट है विच टू थिंग्स प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन ट्रांसमिटिंग ह्यूमनिस्ट आइडिया टू पीपल। कौन सी जो टू चीजें थी जिसकी वजह से उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले अदा किया पीपल्स में ह्यूमनिस्ट आइडिया को ट्रांसफर करने के लिए। ह्यूमनिस्ट सब्जेक्ट बिगन टू बी टॉट इन स्कूल एंड कॉलेजेस। ह्यूमनिस्ट जो सब्जेक्ट जो था ये स्कूलों में पढ़ाया जाने लगा, कॉलेज में पढ़ाया जाने लगा, जिसकी वजह से लोगों को इसके बारे में पता चला। और इसमें आर्ट, आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर ऑल्सो प्ले एन इफेक्टिव रोल इन ट्रांसमिटिंग ह्यूमनिस्ट आइडिया। आर्ट और आर्किटेक्चर जो होते हैं ये गॉड गिफ्टेड मटेरियल होता है, ये पीपल्स में डेवलप किया जाता था ये कि भाई आप इनकी तरफ थोड़ा सा झुकाव करो, अपने माइंड को, अपने ब्रेन को क्रिएटिविटी की तरफ मूव करो। ओके, व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द प्लोटनी अलामंगस्ट जो थे उनका क्या सब्जेक्ट मैटर था? वर्क, इन्होंने एस्ट्रोनोमी के ऊपर वर्क किया था। It was written in Greek before 140 CE and later it was translated into Arabic. It carries the Arabic definite articles al which bring out the Arabic connection. मतलब ये जो प्लोटनी जो थे ये क्या थे, इन्होंने क्या लिखा था, ऐसा क्या सब्जेक्ट मैटर था? तो ये एस्ट्रोनॉमी के ऊपर लिखते थे, यानी कि स्पेस रिलेटेड बातें लिखते थे। इन्होंने इसको ग्रीक लैंग्वेज में लिखा था 140 सीई में, लेकिन बाद में ग्रीक लोगों ने इसको इतना प्रेफर नहीं किया। अरेबिक जो पीपल थे उनको इसके बारे में पता चला, तो अरेबिक पीपल्स ने इस ग्रीक से अरेबिक लैंग्वेज में इसका ट्रांसलेशन कर दिया, जिसकी वजह अपन को क्या वर्ड्स मिलते, क्योंकि इनमें एक अल वर्ड जो है वो बार बार यूज किया जा रहा था, जो कि कनेक्शन था, अरेबिक कनेक्शन को वो रिप्रेजेंट कर रहा था। समझ गए? आगे चलते हैं। टू whom were European in debt for the development of printing technology in Europe in the 16th century and why? To whom were Europeans in debt for the development of printing technology in Europe in the 16th century? तो 16th century में रेवोल्यूशनरी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी डेवलप की गई यूरोप में, है मतलब क्रांतिकारी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी यूज की गई। फॉर दीज यूरोपियन वर इन डेप्ट टू द चाइनीज एंड मंगोल रूलर। कर्जदार थे वो कि फिर उन्होंने इतनी शानदार प्रिंटिंग प्रेस जो या प्रिंटिंग एबिलिटी जो थी वो पीपल्स में डेवलप की। It was so because European traders and diplomats visited to the country of Chinese Mongol ruler and they had become the familiar with it. तो यूरोपियन जो थे किस प्रकार से कर्जदार थे 16th सेंचुरी में, किसके कर्जदार थे? तो वो चाइनीज और मंगोल्स के थे, क्योंकि चाइना में ही सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस जब डेवलप की गई थी, और फिर वहां से यूरोप से और जो चाइनीज के डिप्लोमेट्स वगैरह, ट्रेडर्स वगैरह जब आते थे तब उन्होंने इसके बारे में पीपल्स को बताया। अब है व्हाट वाज द रियलिज्म। रियलिज्म क्या है? रियलिज्म क्या है? Anatomy, physics, geometry, and strong sense of beautifulness give a new form to Italian art. Later it came to be known as realism. मतलब रियलिज्म का मतलब मैं दूसरी तरीके से और समझाना चाहूंगा। क्या है कि पहले जो बुक्स वगैरह में जो लिखा रहता था, बाइबल्स में जो लिखा रहता था, उसी चीज को मिशनरी जो हैं वो बताते थे। ठीक है, अब क्या हुआ? रियलिज्म आने लगा, ह्यूमनिज्म आने लगा। पीपल्स जो हैं वो किसी भी चीज को डिबेट डिस्कशंस के बाद ही अडॉप्ट करते थे। अब फिजिक्स, ज्योमेट्री हैं और एस्ट्रोनॉमी आने लग गए थे वर्ड्स, जिनकी वजह से लोगों को ट्रुथ का पता चला था। जैसे पहले मिशनरी जो थे वो ये कहते थे इस सारी सृष्टि की जो बनावट है वो क्रिस्ट ने करी, जीसस क्राइस्ट ने करी है, जबकि बाद में पता चला इसके पीछे की केमिस्ट्री के बारे में। राइट एनी टू इफेक्ट्स ऑफ द ह्यूमनिस्ट कल्चर ऑन ह्यूमन लाइफ। अच्छा,
ह्यूमनिस्ट कल्चर का ह्यूमन लाइफ के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा? तो पहले जो ह्यूमन था पूरी तरीके से बंधा हुआ था रिलीजन से, अब वो वैसा नहीं था। अब वो रिलीजन को सिर्फ एक सुबह शाम प्रेयर करने का एक सिस्टम मानता था। दूसरा, इटालियन वर स्ट्रांगली अफेक्टेड मटेरियल वेल्थ पावर एंड ग्लोरी। और जो इटालियन जो पीपल थे पहले रिलीजन्स के साथ में जुड़े हुए थे, अब वो पीपल जो थे पावर के पीछे भागते थे, वेल्थ कलेक्ट करने में और ग्लोरी सम्मान वगैरह कलेक्ट करने के लिए ये कोशिश करते थे। इस वजह से इन चीजों का लाइक ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा। आगे चलते हैं। नेम एनी टू ह्यूमनिस्ट राइटर, ऑल्सो टेल व्हाट व्यू दे एक्सप्रेस, राइट वन पॉइंट ऑफ ईच। तो यहाँ ह्यूमनिस्ट जो राइटर्स थे उनमें से एक था फ्रांसिस्को बारबेरो, ठीक है। इन्होंने वेल्थ इज वर्च्यू इज वन ऑफ द पैम्पलेट, उन्होंने पैम्पलेट्स वगैरह निकाले थे वेल्थ के लिए। दूसरे थे लॉरेंजो वाला, क्रिटिसाइज द क्रिश्चियन इंजेक्शन अगेंस्ट प्लीजर, उन्होंने जैसे कह दिया था कि भाई आदमी को खुश भी रहना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। हाउ डिड द डेवलपमेंट ऑफ द नेशनल स्टेट बिकम पॉसिबल, नेशनल स्टेट जो पॉलिसीज वगैरह थी वो कैसे पॉसिबल हुई? तो एक तो क्या हुआ, एक तो फेडरलिज्म जो था वो खत्म हो गया था, एंड ऑफ द फेडरलिज्म। विद द एंड ऑफ द फेडरलिज्म द पावरफुल किंग्स बिकम स्ट्रॉन्ग इन देयर नेशन स्टेट्स। पहले क्या होता था, जो फेडरलिज्म की वजह से मतलब एक प्रकार के जमींदार मान सकते हैं आप, एक पर्सन होता था जो कि लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करता था, कुछ वो अपने पास रखते थे, कुछ राजा को दे दिया करते थे। जब वीक सक्सेसर आते थे राजा के, तब ये जो लोग बाग हैं बीच वाले मिडिल पर्सन जो हैं, ये रिवोल्ट वगैरह कर दिया करते थे। अब जब ये सिस्टम खत्म हो गया तो जो किंग थे वो पावरफुल बने रहे। फिर दूसरा क्या था, नेशनल स्टेट पॉलिसी डेवलप होने के लिए मिडिल क्लास जो थी वो डेवलप हो गई, ठीक है। और ये मिडिल क्लास डेवलप हुई ट्रेड और बिजनेस की वजह से। दूसरा था डिस्कवरी ऑफ गन पाउडर, और इस ड्यूरेशन में गन पाउडर जो था गन्स वगैरह से रिलेटेड, इंक्रीज द पावर, जिसकी वजह से राजा की जो पावर है वो इंक्रीज हो गई। दे डिड नॉट नीड द हेल्प ऑफ द फेडरल लॉर्ड्स फॉर देयर सेफ्टी, अब उनको अपनी सेफ्टी के लिए फेडरल लॉर्ड्स पे डिपेंड रहना नहीं पड़ता था, ठीक है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, इसका मतलब क्या है? प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन का मतलब क्या है? डिस्पैरिटी, इनजस्टिस, करप्शन इन द चर्च फोर्स पीपल टू डू विदाउट द प्रीस्ट एंड रिलीजन। यानी कि जैसे मैंने आपको बताया कैथेड्रल जो सिस्टम था वो पैलेस का था जिसमें प्रिस्ट वगैरह रहते थे, ये अपनी लग्जरियस लाइफ जीते थे। पूरे राजा महाराज राजा नहीं होते थे लेकिन राजा से कम भी नहीं होते थे ये लोग। तो इस वजह से जब पीपल्स ने जब उनकी लाइफ को देखा तो उनको लगा कि तो करप्शन है, इनजस्टिस हो रहा है उनके साथ में, जिसकी वजह से पीपल्स जो थे वो इस रिफॉर्मेशन की वजह से अब वो अपना जो काम है जो पहले तरह पूरी तरीके से चर्च पे डिपेंड थे, वो चर्च के अलावा चर्च के बगैर अपना काम करने लग गए। दे लेफ्ट देमसेल्फ टू सुपर सिचुएशन एंड मिसकॉन्सेप्शन। नेक्स्ट, द पीरियड ऑफ द रेनेसा ब्रॉट लाइट टू ट्रूथ and fact to them and help them to reform their lifestyle। रेनेसा की वजह से जो पीपल्स थे वो सच की रोशनी को देख पाए हैं और वो अपनी उन्होंने लाइफ को रिफॉर्म किया, लाइफ स्टाइल को। Those who believe in scientific approaches and protest against Catholic religion blindness were called as Protestant and efforts in the direction were collectively known as Protestant Reformation। यानी कि जो कैथोलिक जो चर्च वगैरह थे वो पीपल्स को कैसे बरगलाते थे, मूर्ख बनाते थे। इस रिफॉर्मेशन की वजह से उन लोगों ने इनकी बुराइयां जो करना स्टार्ट कर दिया, इनकी सच्चाई को पीपल्स के सामने लाने लग गए। इसी को ही प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन कहते हैं।
नेक्स्ट है राइट 3 पॉइंट ऑफ सक्सेस ऑफ द नेशनल स्टेट, अपना हो ही गया। अब अपन आगे चलते हैं। हु वाज बिलीव टू बी द इन्वेंटर ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंटर किसको माना जाता है। विच वाज द फर्स्ट प्रिंटिंग बुक इन यूरोप, और कौन सी फर्स्ट बुक जो थी वो यूरोप में प्रिंट की गई थी। तो जो गुटनबर्ग जो थे एंड कास्टर, जो दो बंदे थे, ये आप गुटनबर्ग को जानते होंगे, 10th की क्लास में था, 10th या 9th में था। आर द इन्वेंटर्स ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस इन द मिड 15th सेंचुरी। देयर फर्स्ट बुक वाज बाइबल विच वाज प्रिंटेड इन यूरोप। इट हेल्प टू इंक्रीज द इम्पेक्टियस ऑफ रेनेसा इन द 15th सेंचुरी। इन्होंने फर्स्ट बुक बाइबल लिखी थी और इनकी वजह से ही रेनेसा जो था 15th सेंचुरी में डेवलप हुआ था। अच्छा, व्हाट डू यू नो अबाउट द कॉन्सेप्ट ह्यूमनिज्म। अब देखो वर्ड, एक ही वर्ड बार बार आ रहा है, तो आप इसको समझने की कोशिश करें। जो ह्यूमनिज्म का मतलब क्या होता है। ह्यूमनिज्म मीन्स द सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी, लोगों ह्यूमैनिटी के लिए जो सर्विस दी जाती है, ठीक है, जो कि कास्ट, रिलीजन और कलर और क्रीड को ध्यान में रखकर नहीं दी जाती। दिस thought took up root from the Padua University in 1300 CE and become popular by 15th century। ह्यूमनिज्म का मतलब था कि आपको ह्यूमैनिटी के लिए सर्व होना है और किसी भी प्रकार का आपको डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं करना है। किसको लेके, कास्ट, रिलीजन और कलर को लेके। Why were humanist thought first expressed in Italian city। जो इटालियन जो सिटी थी उसी में ही ये जो ह्यूमनिस्ट जो थॉट थी वो क्यों डेवलप की गई थी, क्योंकि यहाँ पे ही सबसे पहले यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में ह्यूमनिज्म जो सब्जेक्ट जो था ये इंट्रोड्यूस किया गया था। और साथ ही साथ में जो रेनेसा की वजह से भी इटली के अंदर जो राइटर्स थे उन्होंने इसके ऊपर बुक्स वगैरह लिखी थी। अच्छा, अब मैं मेंशन एंड 3 रिजल्ट ऑफ द रिफॉर्मेशन मूवमेंट। रिफॉर्मेशन जो मूवमेंट था उसको वापस नेम चेंज होके आ गया, किससे रिलेटेड था, प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशंस बोलते हैं इसको। ये कैथोलिक जो चर्च थे उनके अगेंस्ट ये डेवलप हुआ था। इसमें कैथोलिक चर्च किस प्रकार से अपनी लग्जरीज लाइफ जीते हैं, कैसे पीपल्स को करप्ट, कैसे लोगों को पागल बनाते हैं, कैसे उन्होंने करप्शन फैला रखा था। तो ये सारी जो चीजें हैं ये इसके अंदर आई थी। इसका रिजल्ट क्या हुआ था, नेशनल एज ए स्टेट के रूप में डेवलप हुआ था। अब आगे चलते हैं। डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ द रेनेसा टू द डेवलपमेंट ऑफ द मॉडर्न साइंस। तो डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ द रेनेसा, रेनेसा का क्या कंट्रीब्यूशन था टू द डेवलपमेंट ऑफ द मॉडर्न साइंस, मॉडर्न साइंस को डेवलप करने का। देखो, द डेवलपिंग ऑफ द टाउन बाय कॉमन मैन प्रोवाइडेड अपॉर्चुनिटी टू थिंक फ्रीली। जैसे जैसे टाउन डेवलप हो रहे थे, जो यहाँ के रहने वाले जो पीपल थे वो अब आजादी से बिल्कुल स्वतंत्र होके, इंडिपेंडेंट होके सोचते थे। वो हर चीज को डिबेट डिस्कशंस के बाद ही अडॉप्ट करते थे। और इनके साथ साथ में ही यहाँ पर डिफरेंट जो थिंकर्स जो थे उनका इम्पैक्ट पड़ा, डोमिनेंस पड़ा इन लोगों का। चेंज द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्स विच अदर लाइक वेसेलाइज एंड विलियम हार्वे थ्रोली वर्क आउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ द ह्यूमन बॉडी। चलते हैं आगे। mention the evil practice of the Catholic Church that led to the movement against them। कौन सी इल प्रैक्टिस यानी कि गलत प्रैक्टिस जो थी कैथोलिक चर्च में फॉलो हो रही थी जिसकी वजह से मूवमेंट स्टार्ट हुआ, और उस मूवमेंट का नाम था प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। ध्यान रखना, कैथोलिक रिमेन क्लोजली एसोसिएट विद किंग एंड पावर फॉर मैनी सेंचुरी। कैथोलिक जो थे उनका राजा के साथ में रिलेशन था और काफी टाइम से वो पावरफुल बने हुए थे। दे प्रेफर टू लिव इन लग्जरी एंड अवे फ्रॉम द कॉमन है, और ये लग्जरी लाइफ जीते थे और कॉमन पर्सन से दूर होते थे। जबकि जो ये अपने आप को सन ऑफ द गॉड बोलते थे, जो सन ऑफ द गॉड है उसका जो मेन एम क्या होना चाहिए कि पुअर पीपल्स के लिए उनको सर्व रहना चाहिए, उनकी सेवा वगैरह करनी चाहिए।
The Catholic were empowered the extract taxes and fines, so they become the representative of the king than the representative of the god. कैथोलिक जो पर्सन है ये डिफरेंट टाइप के टैक्सेस और फाइन लगाने का इनको राइट्स मिला हुआ था और ये अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द किंग बोलते थे. सच अनचैलेंज पावर मेड देम इमोरल करप्ट. इस प्रकार की इनके पास में असीमित अनचैलेंजेबल पावर थी, अनलिमिटेड इनके पास पावर थी और उन्होंने इस पावर का गलत इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से कॉमन जो पर्सन था इनके अगेंस्ट उसने रिवोल्ट कर दिया. चर्च के अगेंस्ट उन्होंने रिवोल्ट कर दिया. आगे चलते हैं. What do you know about the थॉमस मोरे? बेटा ये थॉमस मोरे कौन थे? ये ग्रेट राइटर थे, स्कॉलर थे इंग्लैंड में और रेनेसा पीरियड में इन्होंने बहुत कुछ लिखा था. हिज लिटरेरी मास्टरपीस कॉल्ड उटोपिया. Okay, in this book he has ridiculed the bad practice of the contemporary society. और अपनी सोसाइटी में जो भी बैड प्रैक्टिस फॉलो हो रही थी उन्होंने उसको पीपल्स के सामने रखा. स्टेट द मेजर डीमेरिट्स ऑफ द नेशनल स्टेट. नेशनल स्टेट की जो डीमेरिट जो थे, जैसे हमने कहा था फेडरलिज्म खत्म हो गया था, गन पावर इंक्रीज हो गई थी, तो उसी नेशनल स्टेट पॉलिसी डेवलप हुई थी. तो इसके डीमेरिट्स क्या थी? इसमें क्या था? द डेस्पोटिज्म. Ruler kept their self-interest in mind. The Pope and Federal Lord could not force them to work in the interest of the state and its people. इसके नुकसान क्या था? देखो, जो पीपल जो थे अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए वर्क करते थे, रूलर वगैरह जो थे, पोप और जो फेडरल लॉर्ड थे, कुड नॉट फोर्स देम टू वर्क इन द. और पोप और फेडरल जो थे वो ये कहते थे कि तुमको भगवान की सेवा करनी चाहिए, भगवान के पीछे घूमना चाहिए, जबकि वो अपने आप को स्टेट से और नेशन से दोनों से ऊपर रखते थे और लोगों को ये दोनों ही काम करने से रोकते थे. नेशनल इंटरेस्ट. द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द नेशनल स्टेट मेड द स्टेट सेल्फिश एंड. अच्छा, इसने अपने आप को सेल्फिश बना रखा था, ये अपना ही भला सोचते थे. द इंटरनेशनल इंटरेस्ट वर ओवरलुक्ड. Sometimes the interest of the different nation clash and created an atmosphere of tussle and conflict. और ये कई बार ये कहते थे स्टेट भी चर्च के आगे कुछ नहीं है, जिसकी वजह से डिफरेंट टाइप के जो कॉन्फ्लिक्ट वगैरह हैं वो होते थे. स्टेट द फीचर्स ऑफ द ह्यूमनिस्ट थॉट. ये मैंने करवाई दिया है आपको. गिव सम मेजर कॉजेज अबाउट द रेनेसा इन द वेस्टर्न यूरोप. रेनेसा की वजह से वेस्टर्न यूरोप में क्या क्या मेजर कॉजेज हुए उनके बारे में अपन डिस्कस करते हैं. इसमें क्या हुआ? द स्प्रेड ऑफ इस्लाम. ड्यूरिंग द मिडल एज एंड न्यू रिलीजन इस्लाम स्प्रेड रैपिडली. तेजी से बढ़ने लगा इस्लाम. इन 1493 द तुर्क्स कॉन्क्वर्ड कंस्टंटिनिया एज द रिजल्ट. In 1493, the Turk conquered Constantinople. As a result, most of the Christian scholars fled from Constantinople and to Italy and some of the other. पहले जैसे जैसे इस्लाम स्प्रेड हो रहा था, इस कंस्टेंटिनोपल के अंदर जो क्रिश्चियंस वगैरह रहते थे इनको वहां से भागना पड़ा इटली की तरफ और दूसरी जगहों की तरफ. दे स्प्रेड अमॉन्ग द पीपल द स्पिरिट ऑफ रीजनिंग, इंक्वायरी एंड फ्री थिंकिंग विच लेड टू द रेनेसा मूवमेंट. इसकी वजह से उनको रेनेसा मूवमेंट की तरफ बढ़ना पड़ा. ये क्रूसेडर्स यानी कि एक प्रकार का धर्म युद्ध. ड्यूरिंग द क्रूसेडर्स मैनी फैनेटिक लॉर्ड्स एंड बैरन हैड डाइड. Moreover, people come in contact with the development culture of the Arab. The new idea inspired them to think freely. जब जो पीपल जो थे धर्म से बंधे हुए थे, जब उन्होंने इस प्रकार का युद्ध हुआ तो रिलीजन उनको नहीं बचाया. इस वजह से वो पीपल जो थे थिंक फ्रीली हो गए, सोचने आज़ादी से सोचने लगे. They started learning and superstition and narrow-mindedness with provoked helpful in bringing the Renaissance, growth of cities and town. फिर क्या हुआ? जैसे जैसे वो
जो धर्म युद्ध था वो खत्म हुआ, पीपल्स में पीस आए, फेडरलिज्म खत्म हुआ, सिटीज और जो टाउन थे वो डेवलप हुए। क्यों डेवलप हुए? क्योंकि जो ट्रेडिंग एक्टिविटी थी वो तेजी से बढ़ने लगी। नेक्स्ट टॉपिक ले लेते हैं अब अपन। एक टॉपिक था द एस्पिरेशन ऑफ द वुमेन, यानी कि वुमेन की इस रेनेसा में क्या कंडीशन थी, सिचुएशन थी। तो न्यू आइडिया जो था इंटेलेक्चुअल और सिटीजनशिप था, इसमें से वुमेन्स को इन्होंने अलग कर दिया। मैन जो था वो ही डोमिनेंट था पब्लिक लाइफ में, है वो ही डिसीजन मेकर होते थे फैमिलीज के, और दे एजुकेट देयर सन टू टेक देयर प्लेस इन फैमिली बिजनेस और इन पब्लिक लाइफ। उन्होंने अपने बच्चों को इस तरह से एजुकेट किया कि भैया मेरे बाद तुम लोग इस बिजनेस को और पब्लिक लाइफ को संभालना। एट टाइम सेंडिंग देयर यंगर सन टू ज्वाइन द चर्च, और उस टाइम में छोटे बेटे को चर्च भेज दिया जाता था। ऑल्दो देयर डोरीज वर, ठीक है, ऑल्दो देयर डोरीज वर इन्वेस्टेड इन द फैमिली बिजनेस। अच्छा, जो फीमेल्स के बारे में बात कर रहे हैं, फीमेल्स की जो जैसे लिखा हुआ है लाइफ में कोई ज़्यादा अहमियत नहीं थी। उनकी जो शादी होती थी, शादी होने के बाद में जो भी डोरी दहेज वगैरह आता था वो डोरी फैमिली बिजनेस के अंदर खर्च कर दी जाती थी। नो से इन हाउ देयर हस्बैंड शुड रन देयर बिजनेस, उन फीमेल्स को पूछने का अधिकार नहीं था कि कैसे उनका बिजनेस चल रहा है। ऑफन मैरिड वर इंटेंट टू स्ट्रेंथन बिजनेस अलायंसेस, मोस्टली जो शादियां वगैरह हैं उस टाइम में इसलिए की जाती थी ताकि उनका जो बिजनेस वगैरह है वो तेजी से बढ़ सके। और जो पर्सन जो डोरी नहीं दे पाते थे वो अपनी बेटी को नन्स वगैरह बना दिया करते थे, मोनेस्ट्रीज वगैरह में भेज दिया करते थे। हालांकि इससे देखने से पता चलता है कि वुमेन्स की जो लाइफ थी है वो बहुत लिमिटेड थी, चार दीवारी में ही थी, और एज ए हाउस कीपर वो थी। हालांकि कुछ फीमेल्स जो थी मर्चेंट फैमिली से रिलेटेड जो फीमेल्स थी उनकी कंडीशन बहुत अच्छी थी। वो अपने हस्बैंड की शॉप्स को संभालती थी, वो बिजनेस पर्पज से बाहर चले जाते थे तो उनके बिजनेस को संभालती भी थी। ठीक है बेटा, फिर भी कोई डाउट्स वगैरह हो यू कैन आस्क नाउ। लीव, see you soon, okay, bye।